वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज में 11th क्लास के एनसीईआरटी में ग्रेविटेशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। और पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन था ग्रेविटेशन का, सेकंड लेक्चर में था कैपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। उसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर भी किए कैपलर्स लॉज पर बेस्ड। नाउ आर्टिकल 8.3 आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन कर सकते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिससे आप फैमिलियर हैं, छोटी क्लास में पढ़ा दिया जाता है इसका इंट्रोडक्शन। So let's go through NCERT. Legend has it that observing an apple falling from a tree, Newton was inspired to arrive at a universal law of gravitation that led to an explanation of terrestrial gravitation as well as of Kepler's laws. The fact is, students, हुआ क्या था कि केपलर के जो लॉस थे उसके अलावा न्यूटन ने यूनिवर्स को अपनी जिंदगी के कई साल ऑब्जर्व किया। उसके बाद न्यूटन ने अपना लॉ दिया। न्यूटन्स रीजनिंग वाज दैट द मून रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r सबस्क्रिप्ट m was subject to a centripetal acceleration due to earth's gravity, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, एक्सेलेरेशन इज दिस इज सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन v स्क्वायर अपॉन rm। और इसकी वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, v को 2 पाई r बाई टी लिखें। कैसे, मैं बता देता हूं आपको। Okay, how we can write it? We know very well v speed is nothing but distance travel, circular path है 2 pi r by t, so v square by rm it becomes 1 upon r m ऐसा का ऐसा, और 4 pi square r m square upon t square, तो r m की एक पावर कट गई। इस तरह से ये एक्सप्रेशन है। It reaches the speed of the moon related to the time period t by the relation. The time period t is about 27.3 days. मून का टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, हमने छोटी क्लास में पढ़ा भी है। चंद्रमा की कलाएं हिंदी में कह सकते हैं उसको, छोटा हो जाता है चंद्रमा, फिर बड़ा हो जाता है। एंड rm was already known then to be about, जो डिस्टेंस है रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस मून का, वो 3.84 into 10⁸ मीटर है। किलोमीटर में एक्सप्रेस करें तो अराउंड 1 लाख 3.84 लाख किलोमीटर हो जाएगा। If we substitute these numbers in equation 8.3, ये वैल्यूज अगर रख दें हम, जो कि हमें पता है, टाइम पीरियड पता है, rm पता है, we get a value of am much smaller than the value of acceleration due to gravity g on the surface of the earth। उससे बहुत कम वैल्यू मिलती है, arising also due to earth's gravitational attraction, जितने की अर्थ के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से होना चाहिए उससे बहुत कम वैल्यू ये मिलती है। सो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है वो समझेंगे हम। इससे पहले ब्लू बॉक्स में डिटेल आ गई सेंट्रल फोर्स की। दिस क्लियरली शोज दैट द फोर्स, ब्लू बॉक्स वाली डिटेल अभी पढ़ूंगा, मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। दिस क्लियरली शोज दैट द फोर्स ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी डिक्रीजेस विद डिस्टेंस, ये क्लियर हुआ। इफ वन अज्यूम दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ डिक्रीजेस इन प्रोपोर्शनल to the inverse square of the distance from center of the earth, तो हमें मिलेगा am जो एक्सेलेरेशन है वो प्रोपोर्शनल होगा rm raised to power minus 2 के, तो g प्रोपोर्शनल हुआ re raised to power minus 2 के, and we get g upon am rm square upon re square, और इसकी वैल्यू आ जाती है 3600 in agreement with a value of g 9.8 meter per second square and value of am from equation 8.3. These observations led Newton to propose the following universal law of gravitation. बहुत कम लोग एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड पढ़ के इस फैक्ट को समझते हैं, सीधे वो जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर से क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। ये आया कहां से? हाउ डू न्यूटन गेट दिस कंक्लूजन? तो ये निष्कर्ष तक पहुंचा कैसे न्यूटन, उसके दिमाग में बात आई कहां से, ये उसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। न्यूटन ने देखा कि जब चंद्रमा रिवॉल्व कर रहा है जिसकी रेडियस rm है, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन उसमें होगा ही होगा, सर्कुलर मोशन में सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन होता ही है, और वो किसके कारण होगा? अर्थ के ग्रेविटी की वजह से होगा। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन जो है मून का वो कैलकुलेट किया न्यूटन ने, टाइम पीरियड 27.3 डेज रखकर, रेडियस रखकर, ऑर्बिट की 3.84 into 10⁸ मीटर,
ये ऑर्बिटल रेडियस रखा, टाइम पीरियड रखा और कैलकुलेट किया। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये जो एक्सेलेरेशन था सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन लॉजिकली स्मॉल जी के बराबर होना चाहिए था, जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लेते हैं, पर ये इसके बराबर नहीं था, इससे बहुत कम था। कितना कम था? इस रेशो में मिला ये। तो यहां से एक लॉजिक क्रिएट हुआ कि ये जो एक्सेलेरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है, और इसी के बेसिस पर न्यूटन ने अपना लॉ दिया। तो न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो क्या है, जो कि हम सब जानते हैं। एवरी बॉडी इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद ए फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and inversely proportional to the square of the distance between them. The quotation is essentially from Newton's formula treatise called Mathematics Principles of Natural Philosophy, Principia for short. So ये न्यूटन की बुक थी। Stated mathematically, Newton's gravitational law leads the force F on a point mass m2 due to another point mass। अब गौर कीजिए यहाँ पे बच्चों, point mass की बात कर रहे हैं, यानी अर्थ के लिए लगाएंगे, मून के लिए लगाएंगे, तो दोनों को point mass की तरह ट्रीट करने वाले हैं। Due to another point mass m1 has the magnitude, ये होता है f, वेक्टर f का मैग्नीट्यूड मॉडुलस लगा दिया gm1 m2 upon r square। इक्वेशन 8.5 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वेक्टर फॉर्म, इसको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ कुछ मिसप्रिंट हो गया बच्चों, ये माइनस आर कैप मान लीजिए, उसको कैप लगा हुआ है इस पे आर कैप, जो कि डायरेक्शन है। ठीक है, तो फिगर के रेफरेंस में भी हम बात कर सकते हैं। तो इट बिकम्स माइनस gm1 m2 upon r square, दिस इज द डिस्टेंस, एंड हियर इज यूनिट वेक्टर फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर एसोसिएट कर दिया हमने। कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू सेम है, चेंज नहीं होती। मासेस को पानी में रख दो, कांच में रख दो, केरोसिन में रख दो, वैक्यूम में रखो, कहीं पर भी रखो, कैपिटल जी इज सेम। एंड आर कैप इज द यूनिट वेक्टर फ्रॉम m1 to m2 एंड r इज r2 minus r1 as shown in figure 8.3। तो पहले हम 8.3 की बात कर लें। ये है यहाँ पर सिचुएशन m1 और m2, हमने पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, xyz कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो पोजीशन वेक्टर के कंसेप्ट से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया r, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के कंसेप्ट से ट्रायंगल लॉ लगाकर मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ। r हो जाएगा r2 minus r1 बिकॉज r1 plus r is r2, अपोजिट ओरिएंटेशन, तो इस तरह से बनेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2 इज अलोंग r, m1 पर m2 की वजह से अलोंग r काम कर रहा है, और वेयर वेक्टर r इज r2 minus r1, तो ऐसा है। The gravitational force is attractive, that is the force F is along minus r. The force on point mass m1 due to m2 is of course minus F by Newton's third law। दोनों इक्वल है, अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। जितने फोर्स से चंद्रमा पृथ्वी को खींचता है, उतने ही ग्रेविटेशनल फोर्स से पृथ्वी भी चंद्रमा को खींचती है। इवन आप पर जितना वेट, आपका जो वेट है वो है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशन, उसको ग्रेविटी कहते हैं बच्चों। तो आपका वेट ग्रेविटी की वजह से है, तो अर्थ जितने फोर्स से आपको खींच रही है टुवर्ड्स इट्स सेंटर, आप भी अर्थ को खींच रहे हैं उतने ही फोर्स से, इक्वल एंड अपोजिट। थर्ड लॉ लग रहा है न्यूटन। Thus the gravitational force F12 on the body 1 due to 2 and F21 on the body 2 due to 1। ये नोटेशन है जो पहले सबस्क्रिप्ट में लगाते हैं। 2 1 का मतलब 2 पर 1 की वजह से, 1 2 का मतलब 1 पर 2 की वजह से। इनमें ये रिलेशन होगा F12 is equal to minus of F21। Before we can apply equation 8.5 to objects under consideration, we have to be careful since the law refers to point masses। पॉइंट मास की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। Whereas we deal with extended objects, अर्थ तो बहुत बड़ी है, पॉइंट मास नहीं है, which have finite sizes। तो हमें देखना पड़ेगा उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इतनी ज्यादा होनी चाहिए, यानी अर्थ और मून के बीच की जो डिस्टेंस है वो अर्थ के साइज, मून के साइज के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और अर्थ और मून का साइज इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होना चाहिए। इफ यू हैव ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट मासेस, द फोर्स ऑन एनी वन ऑफ देम is the vector sum of the gravitational forces exerted by the other point masses as shown। बच्चों इसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब m1 की बात कर लो, m1 पर m2 m3 m4 की वजह से काम करने वाला जो नेट फोर्स होगा वो इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा।
Gravitational force on point mass m1 is the vector sum of the gravitational forces exerted by m2, m3 and m4. इसी को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आपको सीखना है नोटेशन, हाउ टू डिनोट इट। जैसे आर कैप 1 3 की बात करें, जो कि माइनस ऑफ आर कैप 3 1 भी होगा उल्टा लेने पर, तो आर कैप 1 3 की डायरेक्शन क्या होगी? तो आर कैप 1 3 की डायरेक्शन यहाँ इंडिकेटेड है, यह है 3 से 1 की तरफ। आर कैप 1 3 इज डायरेक्टेड फ्रॉम 3 to 1, तो यहाँ 1 3 है, ये जाएगा उल्टा 3 से 1 की तरफ। तो 3 से 1 की तरफ जा रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? किस कौन सा वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे या पोजीशन वेक्टर बोलेंगे? ये आपको सोच के देखना है वेक्टर्स के थ्योरी के बेसिस पर। तो अगर मैं इसको कहता हूं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 1 विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट 3, क्योंकि पॉइंट 3 को अगर मैं ओरिजिन मान लूं तो ये पॉइंट 1 की पोजीशन बता रहा है, तो हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 1 विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट 3 विच इज आर कैप 1 3। अब देखेंगे यही नोटेशन, थोड़ा कन्वेंशन का डिफरेंस आ जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर जब पढ़ेंगे क्लास 12 में तो उसका उल्टा वहां पर लिया रहेगा। सो बी केयरफुल अबाउट कन्वेंशंस, जो भी कन्वेंशंस यहाँ पे ले रहे हैं डायरेक्शन को लेकर। नेक्स्ट सॉल्व एग्जांपल आ गया, 3 इक्वल masses of m kg each are fixed at the vertices of an equilateral triangle ABC. What is the force acting on mass 2m placed at the centroid G of the triangle? सिमिलर क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में मिल जाएगा चार्जेस को लेकर। What is the force if the mass at the vertex A is doubled? उससे क्या फर्क पड़ने वाला? इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें साइड 1 मीटर आपको लेनी है, so you can calculate easily. Angle between GC and the positive x-axis is 30 degree, and so is the angle between GB and negative x-axis, वो भी 30 होगा। The individual forces in vector notation, आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, I कैप, J कैप, K कैप, ये सब ले लेते हैं, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। So रिजॉल्व करके आप इसको लिखना सीखें कंपोनेंट फॉर्म में। ये हमने सीखा था बच्चों वेक्टर्स में। तो एफ जी ए जो कि सीधा सीधा यहाँ दिख रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग है, दैट्स व्हाई जे कैप इज हियर। जी m1 m2, तो m1 है m और m2 है 2m, तो जी m1 m2 अपॉन ये डिस्टेंस 1 है, ये दिया हुआ है हमको, यहाँ दिया हुआ है AG यानी GA इज 1 मीटर, सो दैट्स व्हाई एयर 1। तो एफ जी भी निकालेंगे तो जी m1 m2 m2 m तो आ गया। अब डायरेक्शन जो है GB की वो ध्यान से देखिए, तो GB की जो डायरेक्शन है उसमें -x और -y दोनों आ रहे हैं और कंपोनेंट आएगा, तो -i cos 30 -j sin 30। इसी तरह से FGC में तो ये एक प्लेन ही लिया है हमने ना, z डायरेक्शन इसमें नहीं लिया हमने, k को नहीं लिया है, 3D ऑब्जेक्ट नहीं है, 2D ऑब्जेक्ट है, 2 डायमेंशनल। फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स Fr ऑन 2m इज, इन सबका वेक्टर सम, इन सबको जोड़ दिया हमने, जोड़ के वेक्टर सम निकाला, अल्टरनेटिव वो आ जाता है 0, कैंसिल हो जाता है। अल्टरनेटिवली वन एक्सपेक्ट्स on the basis of symmetry that the resultant force ought to be 0, ये कैंसिल हो जाएगा। B part, by symmetry x component of forces cancel out, the y component survive। x component कट रहा है, y component बचेगा क्योंकि x component अपोजिट डायरेक्शन में है, y component इन दोनों का ऐड हो जाएगा, तो उसकी वजह से नेट फोर्स 2gm square j cap बचेगा। For the gravitational force between an extended object like the earth and the point mass, equation 8.5 is not directly applicable, ये ध्यान रखना पड़ेगा। Each point mass in the extended object will exert a force on the given point mass and these forces will not all be in the same direction, क्योंकि extended फैला हुआ ऑब्जेक्ट है, जस्ट थिंक अबाउट, फैला हुआ ऑब्जेक्ट है, फैला हुआ ऑब्जेक्ट है, पॉइंट की लोकेशन अलग अलग है, वो अपनी अपनी तरफ खींचेंगे। We have to add up these forces vectorally, तो सबको जोड़ना पड़ेगा for all the point masses in the extended object to get the total force. This is easily done using calculus, तो फिर से हमें जाना पड़ेगा calculus की शरण में। For two special cases, a simple law results when you do that. The force of attraction between a hollow spherical shell of uniform density and a point mass situated outside is just as if the entire mass of the shell is concentrated at the center of the shell। बहुत ही important result है, इसको हम 12th में फिर से आप इसको समझेंगे
और यहाँ इसको हम कहते हैं शेल थ्योरम के नाम से जानते हैं। क्वालिटेटिवली दिस कैन बी अंडरस्टूड एज फॉलोज। एक खोखला गोला है बच्चों, खोखले गोले के बाहर जो पॉइंट है, तो खोखले गोले का जो टोटल मास है वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे तो उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, ये इसमें समझाया गया है। I can explain you with help of diagram. Shell means hollow sphere, यानी very thin sphere। ये sphere है, गोला, बॉल, और ये इसका सेंटर है। को कोई पॉइंट मास यहां रखा हुआ है स्मॉल m, और इस गोले का मास m है, तो हम अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं इन दोनों के बीच, तो हम ये मान सकते हैं कि इस पूरे गोले का जितना भी मास ये है, ये सेंटर्ड है इसके सेंटर ऊपर, ऐसा मान सकते हैं। और उसके बाद हम न्यूटन लॉ लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं G m और क्योंकि अट्रैक्शन का फोर्स है, अगर मैं वेक्टर बनाता हूं तो माइनस ऐसे लगा देंगे, और इसके लिए एक यूनिट वेक्टर यहाँ पे आएगा। अब इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होगी, अगर मैं बात कर रहा हूँ स्फीयर पे काम करने वाला, इस पॉइंट मास पे काम करने वाला फोर्स, तो ये इस तरफ है, इस तरफ है, तो आर वेक्टर आर की डायरेक्शन जो होगी वो होगी ओ से O1 की तरफ। तो यहाँ माइनस मीनिंगफुल हो जाएगा कि आर कैप के अपोजिट है। Gravitational forces caused by the various regions of the shell have components along the line joining the point mass to the center as well as along a direction perpendicular to this line. The components perpendicular to this line cancel out when summing over all regions of the shell, leaving only a resultant force along the line joining the point to the center. The magnitude of this force works out to be as stated above. उतना ही वो force होगा। तो बच्चों फिर से ब्लू बॉक्स आ गया है, तो दो ब्लू बॉक्स हैं, पर उससे पहले हम पॉइंट 2 को भी खत्म करें। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो पॉइंट 2, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ए हॉलो स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑन ए पॉइंट मास सिचुएटेड इनसाइड इट इज 0। व्हाट डज इट मीन कि अगर वो पॉइंट इस हॉलो स्फीयर के अंदर होता, वो पॉइंट इस हॉलो स्फीयर के अंदर होता, तो सिचुएशन ये होती बच्चों, यहाँ जैसे कुछ मास लिया, वो इसको इधर खींचेगा, यहाँ कुछ मास है वो इसको इधर खींचेगा, यहाँ कुछ मास है वो इसको इधर खींचेगा। ठीक है, समझना ध्यान से। जो मास ज्यादा है वो ज्यादा दूर है, जो यहाँ पास में है बिल्कुल, वो उसको अपनी तरफ खींचेगा। जो पास में है वो कम मास है, पर हम देख रहे हैं फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। पास होने का इफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है, तो फोर्स ज्यादा लग रहा है। जो मास दूर है वो मास ज्यादा है, F इज प्रोपोर्शनल टू m। जो दूर है मास ज्यादा है, पर डिस्टेंस स्क्वायर में आ रही। तो भले ही पास में मास कम है, दूर में मास ज्यादा है, बावजूद इसके कैंसलेशन हो जाएगा, बराबर बराबर ही पड़ेगा। जितने फोर्स से वो लेफ्टवर्ड खींचा जाएगा उतने फोर्स से राइटवर्ड। दैट्स व्हाई नेट फोर्स बिकम्स 0। अंदर कोई फोर्स नहीं लगा है शेल के अंदर। Qualitatively, we can again understand this result. Various regions of the spherical shell attract the point mass inside it in various directions. These forces cancel each other completely. तो अब बात करते हैं बच्चों ब्लू बॉक्स की। पहला ब्लू बॉक्स इंडिकेट कर रहा है सेंट्रल फोर्सेस। व्हाट आर सेंट्रल फोर्सेस? We know the time rate of change of the angular momentum of a single particle about the origin. इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, dl by dt is equal to r cross f. The angular momentum of the particle is conserved अगर torque 0 है due to the force f on it vanishes। और torque कब 0 होता है? This happens either when f is 0 or when f is along r, यानी थीटा 0 हो जाए या 90 डिग्री 180 डिग्री हो जाए। We are interested in forces which satisfy the later condition। लेटर कंडीशन कौन सी? F is along R। तो ये जो फोर्सेस है, फोर्स तो 0 नहीं है पर फोर्स है पैरेलल टू द R। तो सेंट्रल फोर्सेस सेटिस्फाई दिस कंडीशन। जितने भी सेंट्रल फोर्सेस को सेटिस्फाई करेंगे
ऐसे सिचुएशन में सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट दैट इज अलोंग द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स पॉइंट। तो नीचे फिगर दिया हुआ है, इसको आप समझ सकते हैं ये फोर्स कैसे काम कर रहा है। अलोंग दी अलोंग आर, सो थीटा जो है 180 या 0 हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में वो समझना है हमको। तो इस फिगर के रिस्पेक्ट में द मैग्नीट्यूड ऑफ ए सेंट्रल फोर्स F डिपेंड्स ऑन R, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द फिक्स पॉइंट F इक्वल टू एफ आर। ये फंक्शन बना दिया हमने R का, दिस इज नॉट मल्टीप्लाइड बाय R, दिस इज फंक्शन ऑफ R। फोर्स जो है R का फंक्शन है। इन द मोशन अंडर ए सेंट्रल फोर्स एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। Two important results follow from this. The motion of a particle under the central force is always confined to a plane. कंपटीशन में क्वेश्चन आंसर्स इस कंसेप्ट पर बने हुए मिलेंगे आपको। The position vector of particle with respect to center of the force, that is the fixed point, has a constant aerial velocity, जैसा हमने केपलर लॉ में देखा। In other words, the position vector sweeps out equal area in equal intervals of time, equal times as the particle moves under the influence of central force. Try to prove both results. You may need to know that the aerial velocity is given by dA by dt, जो कि half RV sin alpha हमने पहले भी देखा था केपलर लॉ में। An immediate application of the above discussion can be made to the motion of a planet under the gravitational force of the sun. For convenience, the sun may be taken to be so heavy that it is at rest. ये assumption लेना पड़ेगा, हालांकि हमें पता है पूरा सोलर सिस्टम घूम रहा है, सन भी घूम रहा है। The gravitational force of the sun on the planet is directed towards the sun. This force also satisfied the requirement F equal to Fr, since F equal to g m1 m2 upon r square, where m1 and m2 are respectively the masses of planet and sun, and g is the universal constant of gravitation. The two results 1 and 2 describes above therefore apply to the motion of planet. In fact, the result 2 is well known second law of Kepler, जो हमने समझा। TR is the trajectory of particle under the central force. ये TR से दिखाया है, सेंट्रल फोर्स के इन्फ्लुएंस में ट्रैजेक्टरी। बच्चों सर्कल नहीं है, एलिप्स है। At a position P, the force is directed along OP, P पर फोर्स किधर है, OP। O is the center of force taken as the origin. In time delta t, particle moves from P to P dash, P से चले गया P dash पर। R PP dash delta S हो गया V delta t। Tangent PQ at P to the trajectory PQ tangent, देखिए ये PQ tangent at P gives the direction of velocity at P, यहाँ की velocity पता चली। The area swept in delta t is the area of sector POP dash, POP dash, इतना area sweep हुआ, और वो किसके बराबर होगा R sin alpha PP dash by 2। यानी इसको अगर हम एक ट्राइंगल मान लें तो ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ तो ये रहा R sin alpha, ये आर्क हो गया, आर्क लेंथ इज R sin alpha इंटू PP dash, PP dash, ओके। दिस इज नॉट R sin alpha, R sin alpha ये है, दिस इज R sin alpha, अल्फा ये एंगल। तो बनाकर बताता हूँ मैं बच्चों को। Okay, so what is R sin alpha? जब ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा हुआ, और यहां से लेकर यहां तक ये R है। ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल, ऐसा मान सकते हैं। यहाँ मान रहे हैं 90 डिग्री। तो ये जो साइड है, ये बड़ा ट्राइंगल है, हमने ओ एम क्यू, तो ओ एम क्यू में आर ये है
तो ओ एम आर साइन अल्फा कैसे हुआ ये हमें समझना है। छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं। तो ये 90 है, ये ये एंगल अल्फा है, तो अल्फा को इससे कैसे लिंक करोगे आप? ये एंगल कितना होगा? ओके, बड़ा ट्रायंगल पकड़ते हैं हम, तो साइन अल्फा कितना है? साइन अल्फा इज परपेंडिकुलर ओ एम अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस इज ओ क्यू। ओ क्यू तो बड़ा है काफी। तो डू यू गेट इट? कैसे आया? अगर मुझे ओ एम चाहिए तो आर साइन अल्फा तभी आ सकता है जब ये आर हो, और ये तो आर नहीं है। सो हाउ दिस डिस्टेंस ओ एम बिकम्स आर साइन अल्फा? वापस से देखते हैं इसको। एट ए पोजिशन P, force is directed along OP. O is the center of force taken in the time delta t. Particle moves P to P dash. Arc PP dash वो है delta S V delta t के बराबर। Tangent PQ at P to the trajectory gives the direction of velocity at P. The area swept in delta t. POP dash अगर मुझे निकालना है, POP dash ये एरिया निकालना है मुझे, तो उसमें मैं R sin अल्फा क्यों लूंगा? अप्रोक्सीमेशन लगाया है। ओके, so here it is, here is the cause, ये है equivalent to, not exactly equal to, it is equivalent to, it is equivalent to r sin alpha pp dash by 2। ठीक है, equivalent to, so it becomes rv sin alpha delta t by 2। अभी हमने क्या किया, वैल्यू रख दी किसकी, pp dash v delta t, delta s pp dash की वैल्यू रख दी v delta t। तो यहां से ये एक्सरसाइज आपके लिए छोड़ दी गई है। अब हमारे काम का क्या है बच्चों, हमारे काम का ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2 है, ठीक है। बाकी डिटेल का हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, यानी काम नहीं आएगी, ये एक्सरसाइज भी आप छोड़ सकते हैं जो उन्होंने करने को बोली। जस्ट गो थ्रू द पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, वो रिजल्ट्स की तरह हमें यूज करने हैं। अब हम बात करते हैं न्यूटन्स प्रिंसिपिया, इसको आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं, इसमें जस्ट एक थियोरेटिकल नॉलेज आपको मिलेगी। केपलर हैड फॉर्मुलेटेड हिज थर्ड लॉ 1619 में, कब न्यूटन ने अपनी किताब लिखी, वगैरह वगैरह। तो इट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, आगे की डिटेल लेकर क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग।